स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी। आप लोगों को मालूम है कि इसके प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रैक्योफाइटा पढ़ा था। ट्रैक्योफाइटा मीन्स वेस्कुलर प्लांट, और जब हम वेस्कुलर प्लांट की तरफ जाते हैं तब वहां पर हम ये देखते हैं कि इसको मुख्य रूप से 3 ग्रुप में बांटा गया है। 3 ग्रुप में कौन कौन से? एक है टेरिडोफाइटा, दूसरा है जिम्नोस्पर्म और तीसरा है एंजियोस्पर्म। हमने टेरिडोफाइटा का अध्ययन पहले कर चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं जिम्नोस्पर्म। तो चलिए जिम्नोस्पर्म का हम अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म जो है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, गायनोस और स्पर्मा। गायनोस और स्पर्मा। गायनोस का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। अर्थात कौन नेक्ड है? सीड। सीड कैसे है? नेक्ड है। ठीक है, अर्थात सीड के चारों ओर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है, तो इस प्रकार के प्लांट ग्रुप को जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। एक बार पुनः इसको समझे कि ऐसे पादपों का समूह जिसमें बीज के चारों ओर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म कहलाता है। इसे अनावृत बीजी भी कहा जाता है, अर्थात बीज के चारों ओर आवरण का ना पाया जाना, बीज अनावृत होना। ठीक है, अर्थात अनावृत बीजियों की जब हम बात करते हैं तो यहां पर कुछ बातें समझना पड़ेगा कि इसमें ओवरी का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, इसमें अंडाशय का निर्माण नहीं होता है और इनमें फ्रूट का फॉर्मेशन भी नहीं होता है, अर्थात फल का निर्माण नहीं होता है। और इन पादपों को नग्नबीजी पादप या नेक्ड सीड प्लांट कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म को किस नाम से और जानते हैं? नग्नबीजी पादप या नेक्ड सीड प्लांट के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म शब्द की, तो जिम्नोस्पर्म शब्द सबसे पहले थियोफ्रास्टस के द्वारा दिया गया था। और थियोफ्रास्टस ने इस शब्द को क्यों दिया था? उनका यह मानना था कि ऐसे पादप जिनके बीज सुरक्षित नहीं होते, उन पादपों के लिए उन्होंने जिम्नोस्पर्म शब्द का इस्तेमाल किया हुआ था। अर्थात हम कह सकते हैं कि असुरक्षित बीज वाले पादपों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इसी आधार पर गोबल के द्वारा इन्हें फेंड्रोगेम्स विदाउट ओवरी की संज्ञा दी गई थी। गोबल्स के द्वारा इसको किसकी संज्ञा दी गई थी? फेंड्रोगेम्स विदाउट ओवरी, अर्थात अंडाशय रहित फेंड्रोगेम्स की संज्ञा दी गई थी। हमने जैसा कि ऊपर में हमने पढ़ा कि इसमें चूंकि ओवरी का फॉर्मेशन नहीं होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता, तो उसी आधार पर उन्होंने ये कहा कि फेंड्रोगेम्स विदाउट ओवरी, जिसमें ओवरी का निर्माण नहीं होता, ओवरी नहीं पाई जाती है। चलिए आगे देखें तो हम ये देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उस शाखा को जिम्नोलॉजी कहा जाता है। उस शाखा को क्या कहा जाता है? जिम्नोलॉजी कहा जाता है। और अगर हम बात करें फादर ऑफ इंडियन जिम्नोलॉजी की बात करें, फादर ऑफ इंडियन जिम्नोलॉजी जो है पीडी डोगरा को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ इंडियन जिम्नोलॉजी किसे कहा जाता है? पीडी डोगरा को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि इनकी संख्या क्या है। जिम्नोस्पर्म की संख्या क्या है? अकॉर्डिंग टू मार्टिन के अनुसार, जिन्होंने 1911 में अपने अनुसंधान के आधार पर यह बताया कि वर्तमान में लगभग जिम्नोस्पर्म के 84 जेनरा तथा 1026 स्पीसीज पाई जाती है। 1026 से भी ज्यादा इसकी स्पीसीज पाई जाती है। अधिकांशतः जो किताबें हैं उन किताबों में लगभग 900 स्पीसीज की बात होती है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू मार्टिन 2011 84 जेनरा एंड 1026 स्पीसीज आर फाउंड। ठीक है, और इन 1026 जातियों में से लगभग 500 जातियां जो है वो कोनिफर्स की होती है। ठीक है, 500 जातियां किसकी है? कोनिफर्स की है। कोनिफर्स जिनके आपने देखा होगा क्रिसमस ट्री। अगर हम क्रिसमस ट्री की बात करें तो कुछ इस तरह से इसका शेप होता है। ऊपर की ओर जो है वो नुकीला होता है और नीचे की ओर जो है उसकी पत्तियों से वो ढका हुआ होता है, कोनिकल शेप्ड हो जाते हैं, जैसे कि चीड़ हो गया, फर हो गया,
स्प्रूस हो गया, सीडार हो गया, ये कोनिफर्स के अंतर्गत आते हैं। चलिए एक और बात देखें, स्पोरोफाइटा के मोस्ट प्रिमिटिव सीड प्लांट के रूप में जिम्नोस्पर्म को जाना जाता है। देखिए क्या लिखे हमने कि स्पोरोफाइटा के ये मोस्ट प्रिमिटिव सीड प्लांट है। स्पोरोफाइटा, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और भाई स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो इसका मतलब इसके मुख्य रूप से दो ही ग्रुप होंगे। कौन कौन से दो ग्रुप होंगे? एक हो गया जिम्नोस्पर्म और दूसरा कौन कौन हो गया भाई? एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहले सीड का फॉर्मेशन कहां हो रहा है? जिम्नोस्पर्म में। इस कारण से इसको स्पोरोफाइटा के मोस्ट प्रिमिटिव सीड प्लांट की संख्या दी गई है। अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए कि भाई जिम्नोस्पर्म के पहले किसका अध्ययन किया गया? टेरिडोफाइटा का, ठीक है। उसके पहले जो ग्रुप आता है वो कौन सा है? टेरिडोफाइटा। और जिम्नोस्पर्म के बाद में कौन सा ग्रुप आता है? एंजियोस्पर्म आता है, आवृतबीजी पादप आते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? जिम्नोस्पर्म के द्वारा किया जाता है। इस कारण से टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म के बीच की कनेक्टिव लिंक जिम्नोस्पर्म को कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन टेरिडोफाइटा एंड एंजियोस्पर्म। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, इसके जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। जब जनरल कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी बात होगी डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, वितरण की बात करते हैं, तो इसका वितरण जो है विश्वव्यापी होता है, वर्ल्ड वाइड होता है, लेकिन ये सीमित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, सीमित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो हिमालय माउंटेन वाला जो एरिया है, उसके जो ढलान वाला जो एरिया है, वहां पर ये पाए जाते हैं। और ऐसे क्षेत्रों में जो है वो पानी की कमी होती है। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में चूंकि पानी की कमी होती है, इस कारण से इनका जो नेचर है वो कैसा हो जाता है? जीरोफाइटिक नेचर का होता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म जो है विश्वव्यापी वितरित होते हैं, लेकिन सीमित संख्या में पाए जाते हैं। और ये किस नेचर के होते हैं? जीरोफाइटिक नेचर के होते हैं, मृदु नेचर के होते हैं। अब इनके देखिए, ये पेरेनियल प्लांट्स हैं, बहुवर्षीय हैं, काष्ठी होते हैं, और मीडियम साइज या लार्ज साइज के ट्री के रूप में भी पाए जाते हैं। मीडियम और लार्ज साइज के ट्री के रूप में होते हैं। इवन कुछ इसके जो मेंबर है वो श्रब के रूप में होते हैं, तथा श्रब के रूप में जैसे इफेड्रा क्या है? एक श्रब है। ठीक है, और ये एवरग्रीन होते हैं, सदाबहार होते हैं। हमेशा इनके जो पत्तियां होती है वो हरे भरे होती है। चलिए आगे और देखें, इनकी जो प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफिटिक होती है। ठीक है, कैसी होती है भाई? स्पोरोफिटिक होती है, बीजाणुद्भिद होती है, जिसके द्वारा बीजाणुओं का निर्माण किया जाता है। और इनके जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है वो मुख्य रूप से 3 भागों में बटी होती है, रूट, स्टेम और लीव्स। ध्यान रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म का जो पादप काय है वो 3 भागों में बटा होता है, रूट, स्टेम और लीव्स में। अगर हम इसके रूट की बात करते हैं तो इसकी जो रूट है वो मूसला रूट होती है। क्यों होती है, जिसको जरा समझिए। अब देखिए, हमने यहां पर लिखा ये जीरोफाइटिक नेचर के है। जीरोफाइटिक नेचर का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर पानी की कमी होती है। अगर पानी की कमी है तो भाई पानी को अवशोषित करने का कार्य कौन करता है? जड़ करते हैं। जड़ में पाए जाने वाली रूट है के द्वारा किया जाता है। अगर अब कल्पना कीजिए कि ये ऐसे स्थानों पर पाए जा रहे हैं जहां पर पानी की कमी है, तो नीचे से मृदा से पानी को अवशोषित कर ऊपर लाने का कार्य कौन करेगा? जड़ करेंगे। ठीक है ना, जड़ करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि भूमि की गहराई तक कौन सी जड़ जाती है? भूमि की गहराई तक जाती है टैप रूट। ठीक है, तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि इनकी जड़ें जो है वो कौन सी होती है? टैप रूट होती है। ठीक है, लेकिन इसके बहुत सारे अपवाद भी होते हैं। कई ऐसे जिम्नोस्पर्म होते हैं जहां पर जड़ें जो है पूर्ण विकसित नहीं होती, जैसे पाइनस। अगर हम पाइनस की बात करें तो इसमें जो जड़ें होती है ये पूर्ण विकसित नहीं होती है। ठीक है, तब ऐसी अवस्था में हायर कैटेगरी के जिम्नोस्पर्म जैसे पाइनस की रूट तथा फंजाई के बीच एक एसोसिएशन हो जाता है, एक सहसंबंध स्थापित होता है, जिसको कि माइकोराइजा कहा जाता है। और इस माइकोराइजा की सहायता से जो पाइनस है या हायर कैटेगरी के जो प्लांट्स हैं वो क्या काम करते हैं? अपने भोज्य पदार्थों, पानी या अन्य दूसरे पदार्थों को जो है वो अवशोषित करने का कार्य करते हैं। देखिए, माइकोराइजा मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, एक्टोमाइकोराइजा, इंडोमाइकोराइजा और इंडेक्टोमाइकोराइजा। ठीक है,
अब यहाँ पर एक और चीज समझिए, ये सारी की सारी चीजें तो भूमि के नीचे होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी पादप पाए जाते हैं जहां पर जो मेन रूट है, प्राइमरी रूट है, वो नष्ट हो जाती है और उसके स्थान पर जो है कौन सी रूट पाई जाती है, एडवेंटियस रूट पाई जाती है, अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। और जब ये अपस्थानिक जड़ें तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो बैक्टीरिया है उनके बीच में सहसंबंध स्थापित होता है, तो ये जड़ें जो है वो बाहर की ओर उभर आती है, भूमि से ऊपर की ओर उभर आती हैं और ऐसी जड़ों को जो है कोरालॉइड रूट कहा जाता है। ठीक है, ये कोरालॉइड रूट कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से रूट के बारे में आपने समझ लिया होगा कि ये मुख्य रूप से टेप रूट पाई जाती है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे माइकोराइजा के रूप में पाए जाते हैं या कोरालॉइड रूट के रूप में भी पाए जाते हैं। चलिए अब हम स्टेम की बात करें। अगर जब हम इसके स्टेम की बात करते हैं तो ये स्टेम जो है अनब्रांच हो सकता है, अशाखित हो सकता है, या ये कैसा हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है। अगर अनब्रांच है जैसे कि साइकस में पाया जाता है, अगर ब्रांच है तो पाइनस, पाइनस इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। आगे चले, अगर हम इसके लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स भी दो प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी दो प्रकार की, या तो सरल पत्तियां पाई जा सकती है या संयुक्त पत्ती के रूप में पाई जा सकती है, सिंपल लीफ के रूप में पाई जा सकती है, या कैसी हो सकती है, कंपाउंड लीफ के रूप में पाई जा सकती है। चाहे वो पत्तियां सिंपल हो या कंपाउंड हो, ये पत्तियां या तो ट्रू लीफ के रूप में होगी या स्केली लीफ के रूप में ये पाई जाती है और ये ग्रीन कलर के या ब्राउन कलर की होती है। देखिए यहां पर एक बात और समझ लीजिए कि इसकी जो पत्तियां हैं या तो पिच्छाकार होगी, फिदर लाइक होगी, या फिर कैसी होगी, निडिल शेप्ड होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म में जो है, ये जिम्नोस्पर्म कैसे भाई, वेस्कुलर प्लांट है जिनमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है मतलब जाइलम और फ्लोएम इनमें क्या पाया जाता है, उपस्थित होता है। और जाइलम और फ्लोएम, लेकिन इनमें जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होते हैं। ध्यान रखिएगा, जाइलम में क्या एब्सेंट होता है, वाहिकाएं या वेसल्स एब्सेंट होते हैं। वहीं पर फ्लोएम की बात करें तो इसमें सहकोशिकाएं या कैंपेनियन सेल जो है वो कैसी होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये वेस्कुलर प्लांट है परंतु वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। जाइलम में जाइलम वेसल्स एब्सेंट होते हैं, जबकि फ्लोएम में कैंपेनियन सेल एब्सेंट होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी पाए जाते हैं, जैसे कि नीटम। ठीक है, नीटम हो गया, इफेड्रा हो गया, वेल्वेसिया हो गया, इनमें जो है ट्रू वेसल्स प्रेजेंट होती है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इनमें क्या पाया जाता है, ट्रू वेसल्स पाए जाते हैं। किसमें भाई, नीटम में, इफेड्रा, वेल्वेसिया में जो है वो ट्रू वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए और आगे देखते हैं, इसके वेस्कुलर बंडल की बात करते हैं, संवहन पूल की बात करते हैं। तो ये जो संवहन पूल है वो कैसा है, कॉन्जॉइंट है, संयुक्त है, कोलेटरल है, संपार्श्विक है, एंडार्क है, अंतर्धारुक है। ठीक है, और ये ओपन प्रकार का है, ओपन प्रकार खुले प्रकार का है। और जहां पर भी कहीं ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है वहां पर कैम्बियम प्रेजेंट होती है, एधा प्रेजेंट होती है। और जहां कैम्बियम प्रेजेंट होगी वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ होगी, द्वितीयक वृद्धि होगी। और जहां द्वितीयक वृद्धि होगी वहां पर वो पौधा कैसा होगा, काष्ठी होगा, ऊडी होगा। और हमने ऊपर में ही अभी पढ़ा हुआ है कि इसके पौधे कैसे होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं और मीडियम या लार्ज साइज के ऊडी ट्री के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए एक और लक्षणों की तरफ देखें, यहां पर उस लक्षण को समझिए। अगर हम इसमें रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इनमें जो रिप्रोडक्शन है, वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब कायिक जनन, और कायिक जनन जो है बल्बिल्स के द्वारा होता है। वहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं हम, लैंगिक जनन की बात करते हैं, तो लैंगिक जनन में किसकी आवश्यकता होती है भाई, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की आवश्यकता होती है। और ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये यूनिसेक्सुअल कोन के रूप में होते हैं। ठीक है, किसके रूप में होगा, यूनिसेक्सुअल कोन के रूप में होगा, मतलब मेल कोन अलग और फीमेल कोन अलग होते हैं। मेल कोन अलग हो गया, फीमेल कोन अलग हो गया। अब देखिए जो मेल कोन है, मेल कोन के में माइक्रोस्पोरोफिल्स पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स पाए जाते हैं, लघु बीजाणु पर्ण पाए जाते हैं। और इन्हीं लघु बीजाणु पर्ण के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया लगे होते हैं। ठीक है, क्या लगे होते हैं, यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया लगे होते हैं। और माइक्रोस्पोरेंजिया अर्थात लघु बीजाणुधर्मी लगे रहते हैं और उसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, लघु बीजाणु
का फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। वहीं फीमेल कोन की बात करें तो फीमेल कोन पर पाई जाने वाली जो पत्तियां हैं वो मैक्रोस्पोरोफिलस होती है, अर्थात दीर्घ बीजाणु पर्ण होते हैं और दीर्घ बीजाणु पर्ण के ऊपर मेगा स्पोरेंजिया लगे रहते हैं, ठीक है, दीर्घ बीजाणुधानी लगे रहते हैं और उस पर मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और ये जो मेगा स्पोर्स है जब ये डेवलप्ड हो जाता है तब ऐसी अवस्था में एंडोस्पर्म या फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण करता है। और ये जो फीमेल गेमेटोफाइट बना है चूंकि बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, इस कारण से ये कैसा है, हैप्लाइड है, अगुणित नेचर का है। चलिए आगे हम बात करें और इसी फीमेल गेमेटोफाइट पर क्या लगे होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम आर्किगोनिया कहते हैं वो लगे होते हैं, जिसके द्वारा गैमेट का फॉर्मेशन किया जाता है। चलिए आगे हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म में जो है पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। इसके अलावा इसमें पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया है, यह पॉलिनेशन की प्रक्रिया वायु के माध्यम से संपन्न होती है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, लेकिन इसके अलावा अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो पाइनस, ठीक है, पाइनस के अलावा नीटम, इफेड्रा, चीड़, फर, स्प्रूस, सीडार आदि इसके बहुत सारे एग्जांपल्स।